हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम साइंस का चैप्टर 15 हमारा चल रहा था। टॉपिक 1 हमारा हो गया था चैप्टर 15 का। आज हम थोड़ा टॉपिक 2 करते हैं। चैप्टर 15 में हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बता दिया था, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बता दिया था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया था। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं, जिसमें आपको द वेस्ट डिस्ट्रॉय द नेचुरल ब्यूटी एंड अवर सराउंडिंग्स, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम टॉपिक 2 करते हैं इसमें, तो जिसमें आपको टॉपिक 2 में हमने डिकम्पोजर्स, ये आपका टॉपिक 2 फूड चेन। टॉपिक 2 इस चैप्टर 15 में फूड चेन, फूड वेब। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक, 10% लॉ क्या है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। अब फूड चेन क्या होता है। फूड चेन में आपको मैंने बताया था कि जो मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको उनके ऊपर वाले लेवल के जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं, ठीक। इससे एक चेन बन जाती है। जैसे मान लो फ्रॉग वो आपका प्रोड्यूसर्स में, जैसे ग्रास हो गया, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, ठीक, तो एक ये चेन बन गया। ऐसे बहुत सारे मतलब एनिमल्स हैं जो एक से ज़्यादा ग्रुप में लाइज करते हैं, एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में लाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया था। जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर खाएगी, डियर को लायन खाएगा, तो ये आपका फूड चेन हो गया। ग्रास क्या हो गई, प्रोड्यूसर्स हो गई, डियर क्या हो गया, हार्बीवोरस हो गया, हार्बीवोरस एनिमल्स हो गया, और लायन कार्निवोरस हो गया। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया था। द सीक्वेंस ऑफ, हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ फूड चेन की, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स another organism to transfer food energy is called a food chain. या a food chain is unidirectional where transfer of energy takes place in only one direction, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर खाएगी, डियर को लायन खाएगा। अब लायन को डियर नहीं खाएगी और डियर को ग्रास नहीं खाएगी, तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, दो डायरेक्शंस नहीं होगा। तो यूनिडायरेक्शंस मतलब एक ही डायरेक्शंस में ये जो रिएक्शंस है वो होगी, एक ही डायरेक्शंस में फूड चेन चलेगा। ऐसे ग्रास, डियर, लायन, तो यहाँ पर या हम कह सकते हैं फूड चेन इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। दूसरी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फूड चेन इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस विच रिप्रेजेंट हु ईट्स whom, कौन किसको खा रहा है। फूड चेन रिफर टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। These biotic groups are producers, herbivores, carnivores। तो ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया, डियर आपका हार्बीवोरस हो गया, और लायन कार्निवोरस हो गया। ऐसे ग्रास प्रोड्यूसर्स हो गया। अब इंसेक्ट, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट क्या होगा, हार्बीवोरस हो जाएगा। इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग क्या हो गया, कार्निवोरस हो गया। और ईगल, ये आपका फ्रॉग को ईगल खाएगी तो ईगल क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया। तो यहाँ पर फूड चेन का ये एग्जांपल्स हो गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। तो द स्टडी ऑफ फूड चेन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ फूड चेन्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस among the various organisms in an ecosystem. The food chains transfer energy and materials between various living components of an ecosystem. एक इकोसिस्टम के बीच में एक मतलब एनर्जी एस्टेब्लिश करती है ये। द फूड चेन गिव्स डायनामिसिटी टू एन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। तो द फूड चेन्स गिव डायनामिसिटी टू एन इकोसिस्टम और हार्बीवोरस। द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आपके पेस्टिसाइड्स हो गए और वे आपका वीडिसाइड्स हो गया, ठीक। तो पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स से क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, थ्रू फूड चेन्स कैन प्रूव वेरी हार्मफुल, तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं। अब ट्रॉपिक लेवल, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। 10% लॉ भी आपका हो गया था। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
तो चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस, लगातार इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। इससे क्या है, जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो एनिमल्स हैं तो वो इफेक्ट मतलब उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड अवर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। तो हमारे जो हम ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटी करता है उससे भी परिवर्तन होता है इन्वायरमेंट में। दिस लेड टू द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट एरोज मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इससे बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे ओजोन लेयर हो गया, वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल से ओजोन लेयर क्या हो गई, डिप्लेट हो गई है, मतलब उसमें होल्स पाए गए हैं। नासा के पास में जब हम मतलब जब इस हम देखते हैं तो उसमें क्या है, टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया तो ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो हानिकारक होती हैं, सूर्य से रेज आती हैं, यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक होती हैं, कई टाइप की डिसीज को क्रिएट करती हैं। तो उससे क्या है, वो जब ओजोन लेयर होती है तो जो सन से रेज आती है उसको अल्ट्रावायलेट रेज को वो रोक लेती है। लेकिन अगर उसमें होल्स आ गया तो डायरेक्ट तो एटमॉस्फेयर में रेज आ जाएंगी। इससे क्या है, बहुत सारी स्किन डिसीजेज होने का खतरा हो जाएगा। ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर ये ऑक्सीजन O3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, O3 होता है, O2 + O, मतलब ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम्स मिलकर के ओजोन लेयर बनता है। तो ओजोन O3 लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज अ part of our atmosphere from 12 किलोमीटर to 15 किलोमीटर above sea level। सी लेवल से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये मतलब एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर, इसीलिए इसको हम ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। ओजोन का स्फीयर होता है ये। तो 12 सी लेवल से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। तो दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर, इसको हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ओजोन इज डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर ये क्या है, डेडली पॉइजनस है। ओजोन इज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये जब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन से करती है या स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब स्प्लिट होता है तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे ऑक्सीजन तो H न्यू, ये आपका H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, आगे पढ़ोगे H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो H न्यू O + O के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन लेयर बन जाएगी, जो लगभग 1800 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है। 1800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 1800 एंगस्ट्रॉम से 2000 के आसपास एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है। तो ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अराउंड अर्थ। अर्थ को ये प्रोटेक्ट करती है, ब्लैंकेट का काम करती है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बचाती है। विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज, या अल्ट्रावायलेट रेज को ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती है। रेडिएशन ऑफ द सन से जो रेडिएशन आती है यूवी रेज, thus protecting the living beings of the earth from health hazards like skin cancer, cataract in eyes, आइज में कैटारैक्ट की डिसीज से बचाती है, स्किन कैंसर से बचाती है। ओजोन लेयर जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, तो उनको ये प्रोटेक्ट करती है। हमारे एटमॉस्फेयर को एक मतलब प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करती है एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये आपका स्किन कैंसर हो गया, या कैटारैक्ट डिसीज इन आइज, आइज में जो कैटारैक्ट डिसीज होती है, मोतिया बिंदु जिसको कहते हो, तो उसको भी ये मतलब बचाती है। वीकेंस इम्यून सिस्टम, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स के डिस्ट्रक्शंस को मतलब डिस्ट्रक्ट होने से बचाती है प्लांट्स को। द डिक्लेरेशन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 में एंटार्क्टिका के पास में देखा गया। एंटार्क्टिका आपको पता है, आप मैप में यहाँ देख सकते हो एंटार्क्टिका, ये आपको मैप दिया गया है। तो यहाँ एंटार्क्टिका वर्ल्ड का मैप आप देखो तो एंटार्क्टिका ये है, ये पोर्शन एंटार्क्टिका का है, यहाँ पर पाई गई। आप यहाँ पर देखोगे तो एंटार्क्टिका आपको ये पोर्शन आपको दिखाई देगा एंटार्क्टिका का। ये यहाँ पे घर में आप देख सकते हो एंटार्क्टिका, ये वर्ल्ड में दिखाई दिया बेटा। यस सर। तो ये एंटार्क्टिका में यहाँ पर होल्स पाई गई है।
तो हम मैप में यहाँ देख सकते हो एंटार्क्टिका का। तो एंटार्क्टिका ये मतलब यहाँ पर क्या है, लगभग 1054 यहाँ ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। लगभग 1054 के आसपास, 1090 1054 के आसपास जो कई देश के सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, जो साइंटिस्ट है वही रहते हैं, रिसर्चर रहते हैं जो रिसर्च करते हैं। तो यहाँ केवल सेंटर, स्पेस के सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। अगर इसके बर्फ पिघल जाए तो पूरा संसार ही डूब जाएगा। तो ये एंटार्क्टिका क्या है, आइलैंड्स है जहाँ जो बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ 1054 के आसपास या 1090 के आसपास तो सेंटर बनाए गए हैं सभी देशों के। तो यहाँ रिसर्च होता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग भारत देश या कोई अमेरिका देश हो गया या जो 208 कंट्रीज है लोग रहते हैं, तो यहाँ लोग नहीं रहते। यहाँ सभी देशों के सेंटर्स के जो साइंटिस्ट हैं वही रहते हैं, जो डिस्कवरर हैं वो रहते हैं एंटार्क्टिका में। तो यहाँ आप कह सकते हो 1985, ठीक। तो द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर, द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर, द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985। सबसे पहले 1985 में ओजोन लेयर को की थिकनेस को एंटार्क्टिका में डिस्कवर किया गया, और ये इसको ओजोन होल कहा गया। यहाँ से इसको ओजोन होल के नाम से जाना गया। अब स्टेप टेकन टू लिमिट डैमेज ऑफ ओजोन लेयर, तो कौन कौन से मतलब स्टेप लिया गया इसको बचाने के लिए। जो अल्ट्रावायलेट रेज है, तो हमारे जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप लगाए गए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इससे भी ये ओजोन लेयर में होल होने की संभावना बढ़ गई है। सिंथेटिक इनर्ट केमिकल्स, ठीक, फ्रियॉन which are used in refrigerator and also in fire extinguisher, जो मतलब वो है क्या नाम है, नियॉन इसमें यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में या एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इससे भी ओजोन डिप्लेशन, अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन मतलब डिप्लेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक। अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। एक सिंगल जो क्लोरीन एटम्स है, तो ये लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम डिड एन एक्सीलेंट जॉब इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन एट 1986 लेवल क्वाइटा प्रोटोकॉल बाई ऑल कंट्रीज। सभी कंट्रीज में ये मतलब CFC को रोक लगाया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सिंथेटिक था तो उस पर बैन किए गए, कि जिससे ये केमिकल्स है तो हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब जाके फिर ओजोन लेयर में होल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट रिच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे ग्रास हो गया, तो ग्रास में लगभग 10 ppm पाया जाता है, जो DDT, जिसको आप DDT कहते हो। तो जो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते जाते हैं तो उसमें DDP जो आपका DDT होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाएंगे, जैसे ग्रास हो गया तो ग्रास में लगभग 100 ppm पाया जाएगा DDT, और जब ग्रास को डियर खाएगी तो डियर में 200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा DDT, 200 ppm हो जाएगा। और जब लायन इसको खाएगा तो लगभग 5000 ppm हो जाएगा या DDT हो जाएगा। तो द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे जैसे हम मतलब अगले ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं तो हार्मफुल सब्सटेंसेस बढ़ता जाता है। जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पेस्टिसाइड्स बढ़ती जाती है, और ये ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है कि जैसे जैसे हम मतलब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे, प्रोड्यूसर से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में गए, फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड में थर्ड में गए, तो DDT जो आपके पेस्टिसाइड्स है उसकी मात्रा, उसकी कंसंट्रेशंस लगातार बढ़ती जाती है। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? यस सर। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में
फर्स्ट टॉपिक लेवल से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में जाएंगे, तो डीडीटी या पेस्टिसाइड्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। तो इसी को हम बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लगातार बढ़ती जाती है। जैसे आप कह सकते हो कि ग्रास हो गया, तो ग्रास में 100 पेस्टिसाइड्स पाया जाएगा, डीडीटी 100 ppm पाया जाएगा। जब ग्रास को डियर खाएगी तो उसमें 200 डीडीपी पाया जाएगा, ppm पाया जाएगा। और जब आप उसको लायन खाएगा तो 5000 ppm हो जाएगा या डीडीटी हो जाएगा। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाते हैं तो डीडीटी जो पेस्टिसाइड्स है उसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज। मैक्सिमम concentration of such chemicals gets accumulated in human bodies। गार्बेज डिस्पोजल क्या है, इस पर भी पूछा जाता है, व्हाट इज गार्बेज डिस्पोजल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड ए मेजर प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज या गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरियाज। जो शहरीकरण है, जैसे रूरल एरियाज, गाँव में तो क्या है कि डिस्पोज हो जाते हैं, मिट्टी वहाँ होती है, यहाँ पर डिस्पोज जल्दी से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्बन एरियाज है, शहर हैं, तो वहाँ क्या है कि ज़मीन नहीं है, क्योंकि सब पर बिल्डिंग बनी हुई है, कम स्पेस होता है, कम ज़मीन होती है, मिट्टी कम होती है, इसलिए गार्बेज डिस्पोज नहीं हो पाता है। और जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। ग्रामीण का क्या है, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो वहाँ मिट्टी होती है, खेती होती है, तो वहाँ पर गार्बेज डिस्पोज हो जाता है, खाद बन जाती है, और उसको खेतों में डाल दो तो फर्टिलिटी फसल्स की बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती गई, इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है, और इससे क्या है कि जो डिमांड है कंज्यूमर्स का, गुड्स का, सामान का, वो बढ़ता जा रहा है। हैव क्रिएटेड ए मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर चीज़ क्या है, आपके किसी ना किसी पॉलीथीन चाहिए, पॉलीथीन में लेकर के आओगे, साग सब्जी कोई भी चीज़ हुआ, तो इससे क्या है, उसको डिस्पोज कैसे करोगे, पॉलीथीन लाओगे या कोई भी आप प्लास्टिक बैग लाओगे तो कैसे उसको डिस्पोज करोगे, क्योंकि मिट्टी तो है ही नहीं शहर में, अर्बन एरियाज में। गांव में होता तो आप डिस्पोज कर देते, मिट्टी है वहाँ पर, यहाँ तो बिल्डिंग बनी हुई है, ईंट, यहाँ रोड है, तो मिट्टी कम है, तो यहाँ डिस्पोज की, गार्बेज डिस्पोज की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं अर्बन एरियाज में, स्पेशली अर्बन एरियाज में। और ग्रामीण में, रूरल में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इतना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, लगातार इंडस्ट्री डेवलप होने से और राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर के गुड्स का डिमांड होने से, लगातार बढ़ते जाने से, क्रिएटेड ए मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज या गार्बेज का एक मेजर एक्यूमुलेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरियाज। ठीक, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन साइंटिफिक वे, क्योंकि अब हमें ऐसे तो हम कई सामान उठा के नहीं फेंक सकते, तो कोई साइंटिफिक स्ट्रेटजी हमें अपनाना पड़ेगा, कोई साइंटिफिक मतलब वेज हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हम गार्बेज को डिस्पोज कर सकें। तो द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन साइंटिफिक वे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं अर्बन एरियाज में। द मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेस्ट। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये नेचर ऑफ द वेस्ट पर डिपेंड करता है कि कौन जो वेस्टेज है, जो गार्बेज है, वो मतलब किस मेथड से डिस्पोज होगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, एक तो इंसिनरेशन, एक होता है इंसिनरेशन मेथड, दूसरा ओपन डंपिंग हो गया, तीसरा आपका लैंड फिलिंग्स, चौथा कंपोस्टिंग हो गया, पांचवा आपका रिसाइकलिंग हो गया, और छठा आपका री यूज हो गया, जो आप 3 R's पढ़ते हो कि रिसाइकल, रीयूज और 3 R's में। तो यहाँ पर इंसिनरेशन क्या है, ओपन डंपिंग क्या है, लैंड फिलिंग्स क्या है, कंपोस्टिंग क्या है, रिसाइकलिंग क्या है और रीयूज क्या है। तो 6 टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए। अब यहाँ पर इंसिनरेशन में क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेस्टेज ऑन हाई टेम्परेचर पर जो वेस्टेज है या गार्बेज है उसको हम बर्न करते हैं टू फॉर्म एश, और क्या बना लेते हैं, राख बना लेते हैं उसकी, क्योंकि जलाओगे कोई चीज़, पत्ती जलाओगे तो राख बनेगी, आप कागज़ वगैरह जलाओगे तो राख बन जाएगी। ठीक, एस इज कॉल्ड इंसिनरेशन, इसी को हम इंसिनरेशन कहते हैं।
तो बर्निंग ऑफ वेस्टेज ऑन हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एशेस इज कॉल्ड इंसिनरेशन। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन इंसिनरेटर। ये प्रोसेस कहाँ पर कैरी आउट किया जाता है? इंसिनरेटर में। इंसिनरेशन एक प्रोसेस है और जिस प्रोसेस के थ्रू इसको किया जाता है उसको इंसिनरेटर कहा जाता है। इंसिनरेशन इज यूज टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं उसको यूज किया जाता है। केमिकल्स या बायोलॉजिकल वेस्ट जिनको जला करके राख बना दिया जाता है। राख बना दोगे उसके बाद उसको यूज किया जा सकता है खेतों में डाल करके, और जो फसल्स हैं क्रॉप्स है उसकी कैपेसिटी उस मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरक जो उर्वरक उसकी पावर है, जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ओपन डंपिंग क्या है? ओपन डंपिंग में अ कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ ए टाउन का कुछ सेलेक्टेड एरियाज होगा, क्योंकि ओपन डंपिंग हम कहीं भी उठा के फेंक देंगे तो बीमारियां फैलने का डर रहता है, तो तरह तरह की डिसीजेज फैल सकती हैं। तो वहाँ पर ओपन डंपिंग हम सब जगह नहीं कर सकते, तो कुछ एरियाज हम उसको सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर पीपल्स नहीं रह रहे हैं, जहाँ पर लोग दूर हैं, वहाँ घर नहीं है, तो वहाँ ओपन डंप हम कर देते हैं, वहाँ ले जाके फेंक देते हैं। जो सॉलिड वेस्टेज होते हैं, जो सॉलिड गार्बेज होते हैं, तो उनको मोस्टली तो अ कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट आर डंप इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ ए टाउन के कुछ सेलेक्टेड एरियाज में इट एक्चुअली काज पोल्यूशन। इससे क्या है? ओपन डंपिंग से पोल्यूशन फैलता है, बीमारियां आसपास में रहने वाले लोग प्रदूषित हो जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा प्रदूषण हो जाता है, बीमारियां फैलने का डर रहता है ओपन डंपिंग में। लैंड फिलिंग्स, तीसरा है लैंड फिलिंग्स। वेस्टेज आर डंप्ड इन लो लिविंग एरियाज, जहाँ पर लो लिविंग एरियाज है वहाँ पर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर से हम जो सॉलिड वेस्ट से पत्थर सत्तर हुआ तो उसको हम मिट्टी या कोई चीज़ है तो उसको हम काट देते हैं, पटाई कर देते हैं, या बहुत से लोग मकान बनाते हैं तो उसको जो मकान तोड़वाते हैं तो ईंट पत्थर को जो सूखा हुआ मतलब सॉलिड वेस्ट है जिसको हम ले जाके जहाँ पर गड्ढा होता है वहाँ फिलअप कर देते हैं। तो ये लैंड फिलिंग्स हो गया। तो वेस्टेज आर डंप्ड इन लो लिविंग एरियाज एंड आर कॉम्पैक्टेड बाई रोलिंग विद बुलडोजर्स से रोल करके उसको लैंड फिलिंग्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इनटू ए कंपोस्ट पिट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको एक कंपोस्ट पिट जो आपकी 2 मीटर लेंथ होती है, 1 मीटर उसकी ब्रेथ होती है और 1 मीटर हाइट होती है, तो 2x1 मीटर का हम कंपोस्ट पिट यूज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज को यूज करने के लिए। इट इज़ देन कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके बाद ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड की जाती है। आफ्टर अबाउट 3 months द सेम गार्बेज फील्ड इनसाइड द पिट चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। एक ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है, जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, जो खेतों में यूरिया वगैरह डालते हैं NH2CONH2। यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2CONH2, वाइट कलर की होती है। तो ये कंपोस्टिंग मेथड हो गया। फिर रिसाइकलिंग मेथड क्या है? द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल्स। जो सॉलिड वेस्ट है उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल्स में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल मटेरियल्स में पहले ब्रेक करते हैं। कवर्ड विद दीज मटेरियल्स आर देन यूज टू मेक न्यू आइटम्स। और इससे क्या है? एक नया आइटम्स बनाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्टेज हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक हो गया तो प्लास्टिक को हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल्स में, उसके बाद उसको पिघला करके नई चीज़ बनाई जा सकती है। तो कोई जैसे आपका प्लास्टिक हो गया या कोई मेटल हो गया, मेटल को पिघला करके नई जिस शेप में चाहो उस शेप में बना सकते हो आप। फिर रीयूज क्या है? ये आपका गार्बेज डिस्पोजल का रीयूज मेथड क्या है? तो बहुत मतलब कुछ सिंपल कॉन्वेंशनल टेक्निक यूज किया जाता है, कुछ ऐसी सिंपल कॉन्वेंशनल टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपका पेपर हो गया, तो पेपर क्या है? रीयूज में आ जाएगा कि आप पेपर उसको बेच दोगे कबाड़ी को, फिर उसके बाद में वो कंपनी में जाके फिर से उस पर छप जाएगा दूसरा पेपर, उसी पर दूसरे डेज का पेपर आ जाएगा।
तो ये पेपर हो गया, तो पेपर क्या है, रीयूज है, पुनः इसको यूज किया जा सकता है। तो एक वेरी सिंपल एक कॉन्वेंशनल टेक्निक है बाय यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन, कि बार बार उस आइटम्स को आप यूज कर सको। ठीक, तो पेपर कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग इन्वेलप्स। जैसे पेपर है तो पेपर को आप इन्वेलप बना करके यूज कर सकते हो। उसी पेपर से आप इन्वेलप बनाओ, इन्वेलप से आप कोई भी मूंगफली वगैरह जो लाते हो तो पेपर का ही यूज किया जाता है। मूंगफली 1 पाव, आधा किलो, 2 किलो जो कुछ लाते हो तो पेपर बने रखे होते हैं, तो उसमें वो दे देते हैं। या प्रसाद लाते हो, बूंदी वगैरह लाते हो, तो इन्वेलप बना के यूज किया जा सकता है पेपर्स का, या तो पेपर रीयूज में आ जाएगा। समझ में आया नितिन? यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये आया हुआ है 1996 में दिल्ली बोर्ड में। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ? अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अमाउंट में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इससे क्या है, टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो जाने से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आया हुआ है 1996 में। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड इन मथुरा रिफाइनरी। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड इन मथुरा रिफाइनरी विच कैन डैमेज द ग्रेट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ताजमहल। करें वो कौन सी गैस है जो मथुरा रिफाइनरी में यूज की जाती है जिससे विच कैन डैमेज द ग्रेट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, जो ग्रेट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को मतलब डैमेज कर सकती है ताजमहल को। तो कौन सी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? SO2। तो SO2 गैस कैन डैमेज ताजमहल ड्यू टू गैस प्रोड्यूस्ड इन मथुरा रिफाइनरी। जो मथुरा रिफाइनरी में गैस प्रोड्यूस की जाती है उसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। और वो ताजमहल को डैमेज कर सकती है, जो मोन्यूमेंट्स है। फिर विच टू ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल? कौन से 2 मटेरियल्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं? तो इसमें आपका ग्लूकोज हो गया और लेदर हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ग्लूकोज और लेदर। ठीक, दूसरा पूछा गया है डिटर्जेंट, कोकोनट, लेदर, पॉलीथीन और ग्लास। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज और लेदर हो गया, कोकोनट हो गया। कोकोनट भी आपका, कोकोनट क्या है कि ये मटेरियल्स है जो बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल में आपका ग्लूकोज हो गया, लेदर हो गया और तीसरा हो गया आपका कोकोनट। तीसरा, थर्ड में विच टू ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? कौन से ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं? पेपर, लेदर, नायलॉन और एगशेल। तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपके आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे? नायलॉन हो गया, ग्लास हो गया, ठीक, सिल्वर फाइल हो गया और नायलॉन हो गया, ग्लास हो गया, सिल्वर फाइल हो गया। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये कई बार पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो द फिनोमिनन ऑफ ट्रैपिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस, द फिनोमिनन ऑफ ट्रैपिंग इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ सन एंड काजिंग हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन से सन से आती है उससे क्या है? हीट हो जाता है, हमारा जो मतलब अर्थ है वो हीट हो जाती है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो द फिनोमिनन मीन्स प्रोसेस, फिनोमिनन मीन्स प्रोसेस। तो द फिनोमिनन ऑफ ट्रैपिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ सन एंड काजिंग हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर आपके क्वेश्चन आया है नेम एनी 2 गैसेस whose presence in air cause greenhouse effect। नेम एनी 2 गैसेस, 2 गैसेस के नाम बताओ whose presence in air, जिसका एयर में अगर प्रेजेंस हो जाए तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो आपका मीथेन गैस होगी जिसका फार्मूला CH4 होता है, जो आपको कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ाया है, मीथेन, एथेन। तो CH4 मीथेन हो गई। मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, जो आपके सड़े गले पत्तियों में पाई जाती है मीथेन गैस मोस्टली। और एक दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 और CH4।
मीथेन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मार्स गैस जिसको कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो नेम एनी टू गैसेस हुज प्रेजेंस इन एयर कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेम द ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच एडवर्सली अफेक्ट द ओजोन लेयर। नेम द ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स का ग्रुप बताओ विच एडवर्सली अफेक्ट द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो एक एक नंबर के ये आ सकते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स है ग्रुप। तो नेम द ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच एडवर्सली अफेक्ट द ओजोन लेयर, तो CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया। नेम टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब आप एक एक नंबर के कर सकते हो। फिर राइट एनी टू मेजर काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के दो मेजर काजेस बताओ कि वाटर पोल्यूशन क्या। तो एक इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, और दूसरा आपका कंपोस्टिंग हो गया या ओपन डंपिंग हो गया। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो नेम एनी वन मेजर काज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन का एक मेजर काज क्या हो जाएगा आपका? इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ठीक, ऐसे एक एक नंबर्स के क्वेश्चन आपके कई बार आए हैं। व्हाट मेक्स द अर्थ एटमॉस्फेयर अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी आया हुआ है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर अर्थ एटमॉस्फेयर को क्यों कहा जाता है। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस, इट इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 21% ऑक्सीजन। अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या है? 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और 0.93% आर्गन है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, विद अदर गैसेस मेकिंग अप द रिमेनिंग परसेंटेज। तो इससे क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर में को हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हमने पढ़ा है। होमोजीनियस में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन गैस प्लस में 3H2 हाइड्रोजन गैस गिव्स 2NH3। N2 नाइट्रोजन गैस प्लस में 3H2 हाइड्रोजन गैस गिव्स 2NH3 अमोनिया गैस। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्शंस के पहले और रिएक्शंस के बाद, तो रिएक्शंस के पहले वाले एलिमेंट्स को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शंस के बाद में जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेज में है तो उसको होमोजीनियस कहा जाता है, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग स्टेज में है तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। तो यहाँ जो आपका एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में 21% तो ऑक्सीजन गैस हो गई, और 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस है। बाकी 1% में रिमेनिंग गैसेस है, जिसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, बाकी अदर गैसेस हो गई 1% में। तो ये आपका कई गैसेस का मिक्सचर हो गया, इसीलिए इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब हेट्रोजीनियस कहते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर क्या है?